राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। हम दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ रहे हैं और दोहरा लेखा प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्यों से भी हम लोग अवगत होने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि वास्तव में दोहरा लेखा प्रणाली किन उद्देश्यों को पूरा करती है और दोहरा लेखा प्रणाली की वास्तव में क्या विशेषताएं होती हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दोहरा लेखा प्रणाली के आशय को समझ लिया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली का आशय ऐसी प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों में अलग अलग लेखा किया जाता है। मीन्स जो भी लेन देन किए जाते हैं उन लेन देनों को कम से कम दो पक्षों में लिखा जाता है और इन्हीं दो पक्षों में लेखा करने के कारण, दो बार लेखा करने के कारण इसे दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ इतिहास के बारे में, इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में भी हमने चर्चा किया था कि दोहरा लेखा प्रणाली का वास्तव में जन्म कहाँ पे हुआ, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन हैं, दोहरा लेखा प्रणाली पे पहली बुक कौन सी लिखी गई थी। तो इन सारी बातों पे इसके जस्ट पहले की वीडियो हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इस प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के कारण यह प्रणाली वर्तमान समय में पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इन विशेषताओं के कारण ही इस प्रणाली को लोगों के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे व्यवसाय बड़ा हो या व्यवसाय छोटा हो, दोनों तरह के व्यवसायों में इसे अपनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण यह वित्तीय लेखांकन की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सबसे अच्छी प्रणाली है। तो आइए देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की वास्तव में विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अगर हमें देखना है तो इसे हम कुछ बिंदुओं के द्वारा ज्यादा स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें आपको जो पहला पॉइंट है वो है मौद्रिक लेन देन की प्रविष्टि। मौद्रिक लेन देन मीन्स ऐसे लेन देन जिनको हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। मौद्रिक मीन्स ऐसी क्रियाएं जिनका जो मापन हो सके या जिनको व्यक्त करने का माध्यम मुद्रा हो। देखिए, जीवन में ऐसी बहुत सी क्रियाएं भी होती हैं जिन्हें हम मुद्रा में नहीं नाप सकते। जैसे एक संस्था के अंदर एक प्रबंधक का ईमानदार होना संस्था के लिए एक बहुत ही लाभदायक बिंदु है, परंतु वह प्रबंधक कितना ईमानदार है इसकी गणना मुद्रा में कर पाना संभव नहीं है। किसी भी व्यवसाय का जो अकाउंटेंट है वो कितना कुशल है और उसकी कुशलता के कारण उस व्यवसाय को कितने अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहे हैं, इसकी गणना करना, मुद्रा में इसे व्यक्त करना एक असंभव कार्य है। तो इसलिए हम ऐसी क्रियाओं का, ऐसी विशेषताओं को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल उन्हीं लेन देनों को हम यहाँ पर लिखते हैं जिनका मापन, जिनकी गणना करना मुद्रा में संभव होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है मौद्रिक लेन देन। प्रविष्टि के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। प्रविष्टि मतलब होता है लेखा करना, एंट्री करना। मीन्स जो भी लेन देन हो रहे हैं उन लेन देनों को अपने हिसाब की पुस्तकों में लिखना ही प्रविष्टि कहलाता है। यह
जब हम आपको प्रमुख शब्द पढ़ा रहे थे वहां पे हमने इसके बारे में आपसे चर्चा किया था। तो इस हेडिंग से आप समझ गए होंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली की इस विशेषता के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि दोहरा लेखा प्रणाली में केवल उन्हीं लेन देनों को या उन्हीं व्यवहारों को, उन्हीं सौदों को लिखा जा सकता है जिनका मापन मुद्रा में किया जा सकता है, जिनको नापने की जो इकाई है वो मुद्रा में व्यक्त हो सकती है। दूसरा पॉइंट आपका है दो खातों में प्रविष्टि। दो खाते, दो खातों में प्रविष्टि। देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि दोहरा लेखा प्रणाली की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि जितने भी लेन देन होंगे, जब हम उन लेन देनों को अपनी लेखा पुस्तकों में लिखेंगे तो लिखने के दौरान हमें प्रत्येक लेन देन का 2 बार लेखा करना पड़ता है और वो 2 बार लेखा 2 अलग अलग तरह के खातों में करना पड़ता है। मीन्स 2 खाते होंगे, खाता नंबर 1 और खाता नंबर 2, और ये दोनों खाते उस लेन देन से प्रभावित होने वाले अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित होंगे और हमें इन दोनों में ही लेखा करना होगा। जैसे अगर हम कहें कि हम राम नाम के व्यक्ति के यहाँ अकाउंटेंट हैं और राम ने श्याम को 10,000 रुपए दिए। किसने पैसा दिया है? राम ने पैसा दिया है, और पैसा किसको दिया है? श्याम को दिया है, और धनराशि कितनी दी है? 10,000। अब यहाँ पे देखिए, हम देखें तो यहाँ पे 2 पक्ष हैं। दिखने में तो लग रहे हैं कि एक राम व्यक्ति है, एक श्याम व्यक्ति है, लेकिन हम जिसकी पुस्तकों में लेखा करते हैं उसका नाम नहीं लिखते हैं। मीन्स अगर हम राम के यहाँ अकाउंटेंट हैं तो उन लेखा पुस्तकों में हम राम का नाम कहीं नहीं लिखते हैं, या हम श्याम के यहाँ अकाउंटेंट हैं तो वहां पे हम श्याम का नाम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि हम राम नाम के व्यक्ति के यहाँ अकाउंटेंट हैं, तो यहाँ पे राम ने क्या किया? 10,000 रुपया श्याम को दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में पाने वाला व्यक्ति कौन है? श्याम। इस लेन देन से जो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं वो एक पक्ष तो प्रभावित हो रहा है श्याम नाम के व्यक्ति का, क्योंकि डायरेक्ट इस व्यक्ति को धनराशि मिल रही है। लेकिन अगर राम के यहाँ देखा जाए तो राम के यहाँ से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, रोकड़ जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो खाता प्रभावित हो रहा है वो प्रभावित हो रहा है कैश अकाउंट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका श्याम। यहाँ पे श्याम के साथ हम अकाउंट नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर हमें लगाने की इच्छा है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लगा सकते हैं श्याम्स अकाउंट। यहाँ पे देखिए ये 2 खाते इस लेन देन से, जहाँ पे राम के द्वारा श्याम को 10,000 रुपया दिया गया, इसमें 2 खाते प्रभावित हुए। एक तो राम के यहाँ कैश अकाउंट प्रभावित हुआ और दूसरा श्याम के यहाँ श्याम का खुद का खाता प्रभावित हो रहा है। तब हमें इन दोनों खातों में अलग अलग लेखा करना पड़ेगा, और लेखा करने के लिए हमारे पास 2 शब्द हैं, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। इसमें से एक पक्ष किसी कारण से डेबिट होगा और दूसरा पक्ष किसी कारण से क्रेडिट होगा, और वो कारण होगा लेखांकन का नियम, जिनके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ ये जानिए कि हमें यहाँ पे सबसे पहले 2 खातों की पहचान करनी होती है, और उन दोनों खातों में से एक खाता डेबिट होगा और दूसरा खाता क्रेडिट होगा, और हमें लेखा दोनों खातों में करना होता है। इसलिए इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है दोहरा लेखा प्रणाली की, और इसी विशेषता के कारण इसका नाम भी दोहरा लेखा प्रणाली पड़ा है। इसमें क्या है? 2 खातों में प्रविष्टि, एंट्री इन 2 अकाउंट्स। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आपसे चर्चा करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। वास्तव में खाते कितने तरह के हैं, या हमारे जो हम जिन खातों के बारे में प्रविष्टि करने जा रहे हैं वे खाते कौन कौन से हैं, उनकी क्या प्रकृति है, इसके बारे में यह प्रणाली विशेष रूप से अपने
बातों को स्पष्ट करती है। जैसे अगर हम खातों के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले तो खाते क्या होते हैं इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि खाते मीन्स अकाउंट जब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी संस्था, किसी आय या किसी व्यय से संबंधित समस्त लेन देनों को एक पृष्ठ पर एक जगह निश्चित नियम के अनुसार और तिथिवार लिख दिया जाता है तो वही उस व्यक्ति, वस्तु या आय व्यय का खाता कहलाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है खातों का वर्गीकरण। वास्तव में खातों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मीन्स खातों को उनकी प्रकृति के अनुसार, जो खातों की कुछ नियत प्रकृतियां होती हैं, उस प्रकृति के अनुसार खातों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है हमारा व्यक्तिगत खाता, दूसरा होता है वास्तविक खाता और तीसरा होता है नाम मात्र का खाता। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमें चर्चा करना पड़ेगा। पहला होता है आपका व्यक्तिगत खाता, दूसरा होता है वास्तविक खाता और जो तीसरा है उसका नाम है नाम मात्र का खाता। मुख्य रूप से जितने भी खाते हैं उन खातों को इन 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आपके इन तीनों खातों के नाम आप इंग्लिश में जान लें कि आपका जो ये व्यक्तिगत खाता है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट के नाम से। दूसरा खाता आपका है, इसको बोलते हैं हम वास्तविक खाता और इसके हम 2 नाम लिख सकते हैं। वास्तविक खाते को हम बोलते हैं, एक तो इसका नाम है आपका रियल अकाउंट और दूसरे हम इसे एक्चुअल अकाउंट के नाम से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रियल अकाउंट और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये मुख्य रूप से प्रकृति के अनुसार 3 तरह के खाते हैं और जितनी भी लेन देन हैं वे लेन देन मुख्य रूप से इन तीनों खातों के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तीनों खातों की बात करें तो व्यक्तिगत खाते में कुछ जो व्यक्ति जैसे नेचर के होते हैं उनको शामिल किया जाता है। जैसे व्यक्ति का नेचर क्या है, व्यक्ति के नेचर में व्यक्ति का जो वर्क होता है वो मुख्य रूप से कमाना, खर्च करना और बचाना। तो ये जो नेचर है ये किसी व्यक्ति का नेचर होता है। अगर किसी खाते में ऐसा नेचर पाया जाता है तो उसे हम व्यक्तिगत खाते के रूप में शामिल करते हैं। मीन्स ऐसे खातों में जैसे एक हो जाएगा आपका राम एक व्यक्ति है तो यहाँ पे राम व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। दूसरा आपका हम ले लेते हैं बैंक भी एक संस्था है और ये संस्था मानव के द्वारा बनाई गई है, ये व्यक्ति जैसे कार्य करती है, इसलिए कोई भी संस्था हमारा व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। दूसरा जो वास्तविक खाता है रियल अकाउंट, इस खाते को हम छू के, देख के महसूस कर सकते हैं। इस खाते में आपका आ जाता है कैश अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही होते हैं, इनमें ढेर सारे खाते हैं। सिर्फ हम आपको इन खातों की नेचर को यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। तो वास्तव में कैश और मशीनरी को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसे वास्तविक खातों की श्रेणी में रखा गया है। तीसरे खाते जो हमारे होते हैं नॉमिनल अकाउंट, इसमें हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट शामिल किए जाते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर मीन्स आय और व्यय। इनमें चाहे कोई व्यय हो या कोई आय हो, उन सब को इस खाते के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसकी एक विशेषता यह है कि खातों को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है और जैसा खाता है, व्यक्तिगत खाता है या वास्तविक खाता है या नाम मात्र खाता है, जैसा भी खाता है उस खाते में हम उस खाते के नियम को अप्लाई करते हैं और उस नियम के अनुसार ही
यह खाता डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, हम इसका यहाँ से डिसीजन निकालते हैं, जिसके कारण यह जो प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली बहुत ही ज्यादा सही परिणाम देती है। क्योंकि खातों में अगर भ्रम हो जाएगा तो जो नियम हैं वे डेबिट के दूसरे और क्रेडिट के दूसरे नियम एक दूसरे में लग जाएंगे, जिसके कारण हमारे खाते क्या होंगे, वो गलत परिणाम देने लगेंगे। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि जो भी लेन देन किए जा रहे हैं उन लेन देनों को हम उनके स्पेसिफिक अकाउंट में पहले हम इसको फील करते हैं कि वास्तव में ये किस अकाउंट से रिलेटेड है। फिर जिस अकाउंट से रिलेटेड होता है उसमें उस अकाउंट का रूल लगा दिया जाता है, और जिसके कारण ये हमारे जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो काफी इजी और काफी ऑथेंटिक हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसपे हम चर्चा आपसे करेंगे वो ये है कि डेबिट एवं क्रेडिट का निर्णय। इसका चर्चा हमने भी आपसे कर लिया कि डेबिट और क्रेडिट का निर्णय कैसे करते हैं। जब हमें खातों की पहचान हो जाती है तो उन खातों में हम डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स को अप्लाई करते हैं। जब हम उन रूल्स को लगाते हैं तो उस रूल्स के लगाने के बाद हमें पता लग जाता है कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। क्योंकि हमने आपसे बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली है, इसमें दो खाते होंगे जिनमें से एक खाता डेबिट होगा और दूसरा खाता क्रेडिट होगा। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी लेन देन के दोनों खाते डेबिट हो जाएं या दोनों खाते क्रेडिट हो जाएं, या एक पक्ष डेबिट करने से काम चल जाए या एक पक्ष क्रेडिट करने से काम चल जाए। तो ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है। यहाँ पे जो भी लेन देन होंगे उन लेन देनों के दो पक्ष होंगे, दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष डेबिट होगा और दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट, गणितीय शुद्धता की जांच। देखिए गणितीय शुद्धता, वैसे नॉर्मली जो भी हम कार्य करते हैं हिसाब किताब रखने का, उनमें हम शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। शुद्धता का ध्यान रखने का मतलब कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने खातों को गलत नहीं करना चाहता है। हर संभव प्रयास किया जाता है कि हम जो भी लेखे करें वे बिल्कुल सही करें और छल कपट मुक्त करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनजाने में कुछ गलतियां हो जाया करती हैं। तो इस प्रणाली की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर इस प्रणाली में गणितीय अशुद्धि की गई है, गणितीय मतलब जोड़ने की अशुद्धि है, घटाने की अशुद्धि है, शेष निकालने की अशुद्धि है ना, इस तरह से जो भी एक क्लर्क के द्वारा क्लरिकल मिस्टेक्स की जा सकती हैं, तो अगर इस तरह की कोई भी अशुद्धि है तो इस अशुद्धि का हम तुरंत पता लगा लेते हैं और उसका पता लगाने के लिए हम तलपट तैयार करते हैं। तलपट को इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस के नाम से जाना जाता है। यह एक कोई खाता नहीं होता है, बल्कि तलपट क्या है, एक विवरण है। तलपट क्या है, एक विवरण है, एक सूची है जिसके द्वारा हम अपने खातों के शेषों को लेकर या उसके योग को लेकर हम क्या करते हैं, हमारे खातों की जो गणितीय शुद्धता है उनका हम यहाँ पे पता लगा लेते हैं। ये इस प्रणाली की बहुत बड़ी विशेषता है कि अपने खातों की जो गणितीय गलतियां हैं उनको हम समय रहते तुरंत चेक कर सकते हैं, और जब गलतियां हमें पता लग जाती हैं तो उन गलतियों का हम निदान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली। मीन्स यह प्रणाली एक तो पूर्ण है और दूसरी क्या है, वैज्ञानिक है। देखिए इन दोनों ही बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी प्रणाली पूर्ण कैसे होती है, कंप्लीट कैसे होती है और वो साइंटिफिक कैसे होती है। देखिए इन दोनों में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई प्रणाली या लेखांकन की प्रणाली हिसाब किताब की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती हो, या हिसाब किताब के जितने भी पक्षकार हैं, जितने भी व्यक्ति उस लेन देन से जुड़े हुए हैं, उन सारे लेन देनों के द्वारा उन सारे पक्ष को उनके हिसाब से उनका परिणाम उनको दे देती है।
उन्हें मनोवांछित, वो जिस तरह से परिणाम जानना चाहते हैं उसे उस तरह से परिणाम मिल जाता है, और जब चाहते हैं तब परिणाम मिल जाता है। मीन्स समय के अनुसार जिस तिथि को आपको परिणाम चाहिए, जिस तिथि को आपको हिसाब चाहिए, यह प्रणाली उस तिथि को हिसाब देने में सक्षम है। जिस व्यक्ति को हिसाब चाहिए उस व्यक्ति को हिसाब देने में सक्षम है, और जैसा हिसाब चाहिए, जिस क्षेत्र का हिसाब चाहिए, जिस पक्ष का हिसाब चाहिए, उस हर पक्ष का हिसाब देने में यह प्रणाली पूर्ण रूप से सक्षम है। इसलिए इस प्रणाली को एक पूर्ण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात है वैज्ञानिक प्रणाली। हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है कि इस प्रणाली में जो कार्य किए जाते हैं वो सुव्यवस्थित किए जाते हैं, पहले से प्लानिंग करके किए जाते हैं, सुसंगठित किए जाते हैं। मीन्स जो भी क्रियाएं होती हैं इसमें एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से, दूसरी क्रिया का संबंध तीसरी क्रिया से जुड़ा रहता है, क्योंकि अगर आप एक जगह गलती करोगे तो उस गलती का प्रभाव आगे की हर जगह आपका उसका प्रभाव लगातार बनता चला जाएगा। मीन्स हर प्रोसेस पे ये एक दूसरे से अटैच होता है, जुड़ा होता है, तो सुव्यवस्थित होता है, सुसंगठित होता है और क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध मतलब ये है कि इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं इससे पहले जर्नल किया जाएगा, जर्नल करने के बाद फिर लेजर किया जाएगा, फिर तलपट बनाया जाएगा, फिर फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले फाइनल अकाउंट बना लें, फिर तलपट बना लें, फिर लेजर बना लें, फिर जर्नल कर लें। मीन्स ऐसी व्यवस्थाएं उल्टी पुल्टी नहीं है। इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वो बिल्कुल क्रमबद्ध किए जाते हैं। तो चूंकि एक विज्ञान के जितने भी गुण होते हैं वे गुण मोस्टली दोहरा लेखा प्रणाली में दिखाई देते हैं और इन्हें अपनाया जाता है, इसलिए इस प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली भी कहा जाता है। यह इस प्रणाली की एक विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है छल कपट की कम संभावना। छल और कपट ये दो शब्द हैं, छल और कपट। मीन्स कुल मिलाजुला के इन दोनों शब्दों में एक बात स्पष्ट है कि छल और कपट ये जानबूझकर की जाने वाली क्रियाएं हैं। क्योंकि भूल से अगर कोई क्रिया की जाती है तो उसे हम भूल की श्रेणी में रखते हैं, क्लरिकल मिस्टेक्स की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन छल और कपट जो होता है ये किसी भी प्रबंधक के द्वारा, किसी भी अकाउंटेंट के द्वारा या संबंधित पक्षकार के द्वारा जानबूझकर खातों की गोपनीयता को भंग करने के लिए, लाभों की मात्रा को छुपाने के लिए या इससे संबंधित पक्षकारों को गुमराह करने के लिए क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली में यह कार्य करना बहुत ही जटिल कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि इस प्रणाली में अगर कोई व्यक्ति छल कपट जैसे कार्य करता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे पकड़ जरूर लिया जाता है। यद्यपि बहुत ही चालाकी से काम करे फिर भी उसे कहीं ना कहीं पकड़े जाने की संभावना पूरी होती है। तो इसलिए ये इस प्रणाली की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि छल कपट की संभावनाएं इसमें ना के बराबर हैं, शून्य के बराबर हैं। ये रही आपकी दोहरा लेखा प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं। इसके अलावा भी दोहरा लेखा प्रणाली की कुछ अनेक विशेषताएं हैं जिनके बारे में आवश्यकता पड़ने पर बीच बीच में हम आपको सूचित करते रहेंगे। इसका जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दोहरा लेखा प्रणाली का, उस पे हम चर्चा करने चल रहे हैं, वो है दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य। दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्यों की अगर चर्चा की जाए तो इस प्रणाली को बनाने और इस प्रणाली को लागू करने के पीछे जितने भी उद्देश्य होते हैं, हमें लगता है कि यह प्रणाली अपने उन सारे उद्देश्यों को पूरा करती है। दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्यों को कुछ बिंदुओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें हम क्रम से एक एक करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी प्रणाली को अपनाते हैं तो उस प्रणाली को अपनाने के पीछे हमारे मन में जरूर कोई ऐसी बात होती है, जरूर कोई आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए हम उस प्रणाली को ट्राई करते हैं। और अगर वो प्रणाली
हमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर देती है, तो हम हमेशा के लिए उस प्रणाली को अपनाने का प्रयास करते हैं और तब तक उसे अपनाते हैं जब तक कि उस प्रणाली में कोई नवीन दोष ना आ जाए या कोई नवीन बाधा उत्पन्न ना हो जाए। तो आइए देखते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य कौन कौन से हैं। इनमें पहला उद्देश्य है व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में उल्लेख करना। मीन्स जो भी व्यावसायिक व्यवहार हैं, चाहे हमारा व्यवसाय छोटा हो या हमारा व्यवसाय बड़ा हो, हर व्यवसाय के अंदर कोई ना कोई व्यावसायिक व्यवहार होगा, व्यावसायिक लेन देन होगा, सौदेबाजी होगी, व्यावसायिक क्रियाएं होंगी। तो उन क्रियाओं को हमें अपने हिसाब किताब की पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में लिखना होता है। और लिखने का उद्देश्य यह होता है कि जिससे हम भविष्य में जब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़े, इसे हम शीघ्रता से पा सकें। तो ये भी जो दोहरा लेखा प्रणाली है, ये क्या करती है कि व्यक्ति की उन उद्देश्यों को पूरा करती है जिनका काम होता है कि लेखा पुस्तकों में किसी भी चीज को उल्लिखित कर देना। मीन्स भविष्य के लिए याद रखने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में सहायता करने में ये जो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है वो ये निभाती है कि जो भी सौदे हो रहे हैं उन्हें लेखा पुस्तकों में व्यवस्थित तरीके से नियमों के अनुसार तिथिवार लिखा जा सकता है, जिससे हमें उस लेखे को और खोजना हो तो या तो हमें तिथि पता हो या संबंधित व्यक्ति पता हो जिसके साथ हमने लेन देन किया है, तो हम उस सौदे को तुरंत वहां पे पहुंच के देख सकते हैं। इससे समय की भी बचत होती है और कार्य में भी आसानी होती है। इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो पूंजी एवं आहरण का ज्ञान उपलब्ध कराना। देखिए, व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार व्यवसाय के मालिक द्वारा व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है और अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए उसमें से धनराशियां भी निकाली जाती हैं। तो जब कोई भी व्यवसायी व्यवसाय में अगर और ज्यादा पूंजी लगाता है तो उस पूंजी का भी कुछ उद्देश्य होता है। भाई अधिक लाभ कमाना उद्देश्य होगा, या व्यवसाय की स्थिति खराब हो गई है, उस व्यवसाय की स्थिति को बचाए रखना भी उसका उद्देश्य हो सकता है अतिरिक्त पूंजी लगाने का, या व्यवसाय का विस्तार करना उसका उद्देश्य हो सकता है। तो अगर व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो उसका भी ज्ञान यह उपलब्ध कराता है व्यवसाय को और इससे संबंधित पक्षकारों को भी। दूसरी बात, व्यवसाय के मालिक के द्वारा यदि आहरण किया जा रहा है, देखिए आहरण दो चीजों का होता है। जैसे व्यवसाय के अंदर से दो चीजें निकाली जा सकती हैं, या तो उस व्यवसाय का जो भी गुड्स है उसको निकाल लिया जाएगा या व्यवसाय से कैश विड्रॉल कर ली जाएगी। तो व्यवसाय के ओनर द्वारा, जो व्यवसाय का मालिक है, व्यवसाय के मालिक द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, व्यवसायिक प्रयोग के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अगर व्यवसाय से वो कोई वस्तु निकाल लेता है या व्यवसाय से कैश निकाल लेता है तो वो आहरण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सपोज दैट एक कोई कपड़े का व्यापारी है और उसके यहाँ उसके पसंद की कोई एक शर्ट आ गई, उस शर्ट को अगर वो अपने व्यक्तिगत अपने पहनने के लिए निकाल लेता है या अपने बेटे के लिए निकाल लेता है तो यह आहरण कहलाएगा। वैसे ही अगर व्यापारी ने व्यवसाय से पैसे को निकालकर अपने बेटे की फीस को जमा कर दिया, तो चूंकि बेटे की फीस जमा करना उस व्यापारी का अपना व्यक्तिगत दायित्व है, लेकिन उस दायित्व की पूर्ति उसने कहां से किया? व्यवसाय से किया। तो व्यवसाय से कैश निकाल के किया, तो इसे हम ड्रॉइंग्स या आहरण के रूप में जानते हैं। तो मालिक के द्वारा यदि व्यवसाय से पैसा निकाला जा रहा है अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए या व्यवसाय में पूंजी स्वरूप पैसा लगाया जा रहा है, तो इस बात का पूरी तरह से उल्लेख होना चाहिए और इसके उद्देश्य की पूर्ति भी दोहरा लेखा प्रणाली करती है। यहाँ पे पूंजी भी लगाई जा रही है, उसका भी उल्लेख हो रहा है, मालिक के द्वारा आहरण किया जा रहा है, उसका भी पूरी तरह से उल्लेख होता है। तीसरा है देनदार एवं लेनदार की जानकारी। ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम प्रमुख शब्दों में आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि देनदार क्या होते हैं और लेनदार क्या होते हैं। बिल्कुल हम सरल शब्द में एक बार आपसे और चर्चा करना चाहेंगे कि जिन भी व्यक्तियों से हमें पैसा मिलना है, सपोज दैट हम व्यापारी हैं, अगर हमें
दूसरे व्यक्तियों से धनराशि मिल रही है, तो जिन व्यक्तियों से हमें धनराशि मिलनी है या मिल रही है वे हमारे देनदार कहलाते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर हमें किसी व्यक्ति को धनराशि वापस करनी है, लौटानी है, तो वह व्यक्ति हमारा लेनदार कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। तो देनदार हैं या लेनदार हैं, इसकी पूरी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। तो जब भी हम जानना चाहें, हमारा यह उद्देश्य हो जानने का कि वर्तमान समय में व्यवसाय में कुल कितने के देनदार हैं या कुल कितने के लेनदार हैं, इसे अगर हम जानना चाहते हैं तो इस उद्देश्य की पूर्ति भी दोहरा लेखा प्रणाली कर देता है, और उस दिन ही आपको व्यवसाय के संपूर्ण देनदारों और व्यवसाय के संपूर्ण लेनदारों की जानकारी प्रदान कर दी जाती है। आपका नेक्स्ट उद्देश्य है क्रय विक्रय का ज्ञान उपलब्ध कराना। देखिए, क्रय और विक्रय, इसके साथ साथ दो खाते और भी बन जाते हैं, क्रय वापसी और विक्रय वापसी। इसका ज्ञान हमें दोहरा लेखा प्रणाली उपलब्ध करा देती है। भाई, हमें यह जानने की आवश्यकता होगी कि किसी तिथि को वास्तव में हमने आज तक कितने का क्रय कर रखा है, या यह जानने की आवश्यकता है कि इस तिथि तक हमने कितने माल को बेच रखा है, कितने रुपए के माल को बेच रखा है, या कितनी क्वांटिटी के माल को हमने बेच रखा है, हमारा व्यवसाय का टर्नओवर आज की डेट तक कितना हो गया है, या पिछले साल हमने इस तारीख तक कितना टर्नओवर कर लिया था और इस तारीख तक हमने आज इस वर्ष में इस तारीख तक हमने कितना टर्नओवर कर लिया है। इसका ज्ञान अगर प्राप्त करना होता है तो इस उद्देश्य की पूर्ति भी हमारी दोहरा लेखा प्रणाली कर देती है, क्योंकि यह इस प्रणाली के अंदर किसी भी समय क्रय का, विक्रय का, क्रय वापसी का या विक्रय वापसी का तुरंत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इन सब के लिए अलग अलग पुस्तकें बनी होती हैं और उस पुस्तक से ही हमें इसकी जानकारी तुरंत यथाशीघ्र मिल जाती है। इसका नेक्स्ट उद्देश्य है रोकड़ शेष का ज्ञान उपलब्ध कराना। वर्तमान समय में व्यवसाय के पास कुल कितना रोकड़ है। रोकड़ की दो जगह होती है, या तो वह रोकड़ आपके ऑफिस में होगी, कारखाने में होगी, या वो रोकड़ आपके बैंक में होगी। अगर जो रोकड़ आपके पास में है, आपके कारखाने में या कार्यालय में है, उसे कैश इन हैंड के नाम से जानते हैं, और जो धनराशि हमारी बैंक में है उसे हम कैश एट बैंक के नाम से जानते हैं। और कितनी रोकड़ है यह जानने का अगर उद्देश्य बने तो दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति तुरंत की जा सकती है। इसे लेखा पुस्तकों में देखकर बताया जा सकता है, कैश बुक को देखकर बताया जा सकता है कि हमारे यहाँ कुल कितना कैश बैलेंस है, और बैंक की पासबुक को देखकर बताया जा सकता है कि हमारे बैंक में कितनी धनराशियां हैं। नेक्स्ट है लाभ और हानि का ज्ञान उपलब्ध कराना। वास्तव में किसी भी व्यापारी के द्वारा व्यापार करने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। तो व्यापारी एक निश्चित समय के बाद यह जानना चाहता है कि वास्तव में व्यापार में लाभ हुआ तो कितने का हुआ, यदि व्यापार में हानि हो गई किसी कारण से तो कितने की हानि हो गई। क्योंकि जब तक लाभ की मात्रा का और जब तक हानि की मात्रा का सही सही ज्ञान नहीं होगा, उस पे एक उचित निर्णय ले पाना कठिन होगा। तो एक यह उद्देश्य होता है कि व्यवसाय में होने वाले लाभों और हानियों की जानकारी की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति भी दोहरा लेखा प्रणाली बहुत ही आसानी से कर देता है। इसके लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है, जिससे लाभ और हानि का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक स्थिति का ज्ञान उपलब्ध कराना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। व्यवसाय जब व्यवसायी करता है तो एक निश्चित समय के बाद उसके मन में यह बात आती है कि हमने जो वर्ष भर कार्य किया उसके द्वारा हमारे व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की अपेक्षा और सुदृढ़ हुई है या पहले की अपेक्षा और बेकार हुई है। और इसको यह जानने का मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर हमारी स्थिति पहले की अपेक्षा सुदृढ़ हुई है, यदि हमारी स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी हुई है तो किन कारणों से अच्छी हुई है, हम उन कारणों को आगे भी रिपीट करना चाहेंगे। और यदि हमारी आर्थिक स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में खराब हुई है तो किन कारणों से खराब हुई है, हम उन कारणों पर नियंत्रण लगाना चाहेंगे और उन अतिरिक्त व्ययों पे नियंत्रण लगाना चाहेंगे। अब जो भी उसके उचित कारण होंगे उन कारणों पे हम रोकथाम लगाना चाहेंगे। तो व्यवसाय का यह उद्देश्य होता है कि अमुक तिथि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है होने का मतलब क्या है
पहले की अपेक्षा ज्यादा अच्छी है या पहले की अपेक्षा खराब है, इस वर्ष में हमने क्या प्रोग्रेस किया। तो इस उद्देश्य की पूर्ति भी दोहरा लेखा प्रणाली कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ इसके लिए एक बात बताना भूल गए थे कि इसके लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिसे हिंदी में आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण के नाम से जाना जाता है। उससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, लायबिलिटी और एसेट्स। लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, जैसे व्यवसाय के दायित्व और संपत्तियां दोनों बराबर हैं, इसका मतलब व्यवसाय बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति समान है। नेक्स्ट आपका है वो है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जब भी कोई व्यवसाय किया जाता है तो उस व्यवसाय में तमाम तरह की वैधानिक अड़चनें आती हैं, कानूनी नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो यह प्रणाली इस उद्देश्य की भी पूर्ति करती है कि व्यवसाय की जो भी वैधानिक आवश्यकताएं हैं, जो भी वैधानिक प्रपत्र हैं, जैसे टैक्स जमा करना, व्यवसाय के लिए लाइसेंस लेना, लाइसेंस को रिन्यूअल कराना या समय समय पर नए नए कार्यों के लिए परमिशन लेना, इस तरह के जो भी कार्य हैं उनको करते रहना पड़ता है। या बाजार में या उस क्षेत्र में आपके व्यवसाय से संबंधित कोई व्यक्ति डुप्लीकेसी का काम कर रहा है या कोई फ्रॉड काम कर रहा है, जालसाजी का काम कर रहा है, तो उससे भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए भी वैधानिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इस उद्देश्य की पूर्ति भी दोहरा लेखा प्रणाली करता है, इसमें वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट होता है सूचनाएं उपलब्ध कराना। व्यवसाय में जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं, व्यवसाय के जो भी पक्षकार होते हैं, वे समय समय पर व्यवसाय में होने वाली क्रियाओं, चाहे वे आर्थिक क्रियाएं हों, चाहे वह व्यवसाय के अंदर जो कार्य करने वाले हैं उन कर्मचारियों के बीच की सहयोगात्मक क्रियाएं हैं, उनके बारे में यदि वो जानकारी लेना चाहते हैं तो इस उद्देश्य की पूर्ति भी दोहरा लेखा प्रणाली कर देता है, क्योंकि ये समय समय पर प्रत्येक सूचना की रिपोर्ट बनाते रहते हैं और हर प्रत्येक तिथि को व्यवसाय में होने वाले लाभों और हानियों और वित्तीय क्रियाओं का ज्ञान तो पाया ही जा सकता है, साथ साथ कर्मचारियों की स्थिति की भी जानकारी हो जाती है। सूचनाओं का मतलब क्या है कि हमारे कर्मचारी, अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी हमारे कुशल हैं या नहीं कुशल हैं, यदि कोई कर्मचारी उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है या उसे अतिरिक्त ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, तो इन सब की सूचनाएं भी हमें दोहरा लेखा प्रणाली उपलब्ध करा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है अशुद्धियों एवं छल कपट को रोकना। देखिए अशुद्धियां और छल कपट ये दोनों व्यवसाय के लिए एक घातक संकेत होते हैं। यदि अशुद्धियां हो रही हैं, इसका मतलब व्यवसाय में कुशल कर्मचारियों का अभाव है। तो यहाँ पे इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है, ऑडिटर्स को बुलाया जा सकता है, जिनके कारण उन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है समय रहते, और उससे संबंधित व्यक्ति को दिशा निर्देश भी दिया जा सकता है, वो गलती ना करे ऐसी, इसलिए उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। और नेक्स्ट बात है छल कपट। यदि जानबूझकर कोई व्यक्ति व्यवसाय के अंदर छल कपट जैसी क्रियाओं को संपादित करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इन सारे, और हाँ ये तब की रहेगी जब ये पकड़ में आएगी, और पकड़ में आएगी तो इन्हें रोका जा सकता है, और इन्हें रोकना व्यवसाय का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, जिसमें भी दोहरा लेखा प्रणाली अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य क्या होते हैं, इनको अपने नोट्स में आप लिखें। यदि इनमें से कोई हेडिंग आपको परेशान कर रही है या किसी हेडिंग के बारे में पूर्ण जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, मन में कुछ शंकाएं हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।